हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्रोमोसोम्स के बारे में, डीएनए के बारे में और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में बात करते हैं, डीएनए के बारे में बात करते हैं। बेसिकली आपके पेरेंट्स से जो भी बॉडी फीचर्स आपके में ट्रांसफ़र हुए हैं उसकी स्टडी और उससे रिलेटेड क्या क्या लॉज है उस चीज़ को हम पढ़ते हैं, वो जेनेटिक्स में आता है। अब जैसे कि आपके पेरेंट्स जो है टॉल है, सो देयर विल बी सम ट्रांसमिशन ऑफ द जीन्स। ठीक है, पेरेंट्स टॉल है तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़ी आपकी हाइट बड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक, तो दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द बॉडी फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और जेनेटिक्स में हम लॉज भी पढ़ते हैं, मेंडल लॉज। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स में आता है। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स। ये एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में आपके ये आते नहीं, सिलेबस में है नहीं, बट फॉर जनरल नॉलेज तो ये पढ़ लेते हैं। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, मान लो बी ऑर्गेनिज्म है, उससे जीन्स लिया और उस जीन को चेंज करके, उसकी केमिस्ट्री चेंज करके मैंने उस जीन को ऑर्गेनिज्म ए में डाल दिया, उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेसिकली इससे हम ना जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। अब जैसे कि जुरासिक पार्क देखा होगा, उसमें क्या किया था, मस्कीटो के अंदर से डायनासोर का डीएनए लिया, ब्लड लिया, उसी को हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन्स के साथ मिक्स करके उससे हमने एक बड़ा डायनासोर बनाया। तो वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग ना। दूसरी चीज़ है जेनेटिक काउंसलिंग। देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर से जो काउंसलिंग दी जाती है कपल्स को, उसको हम कहते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। कई कई बच्चे जो होते हैं, जो पैदा हुए रहते हैं, उनमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि तारे ज़मीन में जो स्पेशल चिल्ड्रंस जिनको कहा जाता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है किसी को, तो किसी को कुछ होता है, तो उसमें हम जेनेटिक काउंसलिंग देते हैं। कपल्स को काउंसिल करते हैं कि उनके बच्चे के में क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब आते हैं हेरिडिटी और वेरिएशंस की डेफिनेशन, जो कि सिलेबस में है। देखो, हेरिडिटी क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब जैसे मैंने पहले बताया था, अगर पेरेंट्स टॉल है तो ऑफस्प्रिंग की चांसेस भी है कि वो टॉल रहेगा। ठीक है, उसकी हाइट अच्छी खासी होगी, तो ये इसको कहते हैं हेरिडिटी। जेनेटिक बेस्ड कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ट्रांसफर होना ऑफस्प्रिंग्स में। वही बात करें वेरिएशन में, अब देखो ऐसा तो नहीं होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होता ही है। ठीक है, सो दैट इज स्मॉल डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स। और एक और चीज़, जो ह्यूमन की स्पीशीज़ होती है उसको हम कहते हैं होमोसेपियंस। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। देखो, कैरेक्टर क्या होता है, कोई भी इनहेरिटेबल फीचर। जैसे पेरेंट की आँख काली है तो बच्चे की आँख भी काली होगी, तो ये कैरेक्टर है जो इनहेरिटेबल होता है। ट्रेट्स वो होते हैं जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं कैरेक्टर्स के, अब वो ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज ट्रेट्स। पिछले वीडियो में हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ चुके हैं ना, इससे 2015 में क्वेश्चन आया था ऑटोसोम्स के बारे में भी, और फीमेल और मेल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। देखो, मेल में हमेशा 2 X क्रोमोसोम्स होंगे और 46 क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब 2 X जो कि आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, और मेल में XY होता है। दोनों में 40, देखो ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते ही होते हैं, बट कुछ क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो फीमेल के पास 2 X होंगे और मेल के पास XY होंगे ना। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते, और सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स डिफाइन करते हैं बच्चे का, कि मेल रहेगा कि फीमेल रहेगा। अब जो नेक्स्ट है सिलेबस में, दैट इज एली। तो इससे बहुत क्वेश्चन आ चुके, देख एज यू कैन सी मैंने ईयर भी बताया हुआ है। तो एलील क्या होता है, एलील मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दीज आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। ठीक है, अब इनमें 2 टाइप्स के होते हैं, रिसेसिव एलील और डोमिनेंट एलील। रिसेसिव एलील्स को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और डोमिनेंट एलील को कैपिटल लेटर लिखते हैं। डोमिनेंट एलील वो एलील होता है जो रूल करता है। अब मान लो कि मदर की हाइट कम है और फादर की हाइट ज़्यादा है, तो हमेशा जो टॉल एलील होगा वो डोमिनेंट रहेगा, मतलब कि जो बच्चा पैदा होगा वो टॉल रहेगा, बिकॉज जो टॉल फीचर होता है वो डोमिनेंट होता है, वो डोमिनेट करता है दूसरे एलील्स पे। ठीक, तो वो डोमिनेंट एलील हुआ ना। 2015 में ये क्वेश्चन आया था कि एलील को आप एक्सप्लेन करें, और रिसेसिव एलील क्या होता है, डोमिनेंट एलील क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा है जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखो, जीनोटाइप जीन, जेन, GEN से
ध्यान रखना कि ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफर करता है, और फेनोटाइप जो कि फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, उसको कहते हैं फेनोटाइप। ठीक है, 2013 में क्वेश्चन आया था कि फिजिकल कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फेनोटाइप। दूसरा आता है होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है। देखो दोनों में डोमिनेंसी के बारे में बात की जा रही है, लेकिन होमोजाइगस का हमेशा मतलब होता है सिमिलर और हेटेरोजाइगस का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक ना, नेक्स्ट है सेक्स इनहेरिटेंस क्या होती है ना। तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इससे ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको दोनों मदर और फादर के क्रोमोसोम्स के बारे में बता दिया गया। ठीक है, एंड उसमें आपको डिटरमाइन करना कि किसके क्या चांसेस है कि डॉटर होगी कि सन होगी, तो उसमें ये काम आता है। तो सेक्स इनहेरिटेंस क्या होता है? सेक्स इनहेरिटेंस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जीन्स का ट्रांसफ़र होना थ्रू द सेक्स क्रोमोसोम। देखो दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। तो ना कुछ ट्रेट का अपीयर होना बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एलील जो कि आपके सेक्स क्रोमोसोम्स में होंगे। अब आते हैं एक्स लिंक इनहेरिटेंस, यही सिर्फ सिलेबस में, वाई लिंक इनहेरिटेंस आपके सिलेबस में नहीं है। देखो एक्स लिंक इनहेरिटेंस होता है बिकॉज ऑफ द रिसेसिव जीन, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस होगा, हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई कहीं भी चोट लगी तो वो खून बहता जाएगा, वो क्लॉट नहीं हो पाएगा, रुकेगा नहीं। अब आते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि दो डिजीजेस बताइए दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है, तो वो दो डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। ठीक है, बस यही है कोर्स में इसके लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते ना, मेन चीज़ आती है इस चैप्टर में, दैट इज़ मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑफ इनहेरिटेंस। तो ग्रेगोर मेंडल नाम के एक मॉन्क थे या प्रीस्ट कह लो, जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक था, तो इन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने किस चीज़ को लेके एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे मेंडल साहब ने पी प्लांट को लेके एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम। इससे रिलेटेड 3 साल तक क्वेश्चन आ चुके हैं, 2018, 2015, 2012 में, कि बताइए साइंटिफिक नेम क्या है उस प्लांट का जो कि मेंडल ने यूज़ किया था ना। पी प्लांट अब यूज़ क्यों किया था? देखो इसलिए किया था क्योंकि पी प्लांट में ना 7 कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, और ये हमेशा प्योर फॉर्म है, मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं होते ज़्यादा, और इसको हम सेल्फ पॉलिनेट करा सकते हैं। तो ये 3 रीजंस है जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट चुना था ना। मैंने जैसे कहा 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। सीड फॉर्म राउंड या व्रिंकल थे ना, जो सबसे ऊपर लिखा है राउंड येलो फ्लेटेड ग्रीन, ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, मतलब कि ये डोमिनेट कर रहे थे रिसेसिव एलील्स पर। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेगा। इसमें 2 चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, जो कि सीड कलर और पॉट कलर। सीड कलर देखो डोमिनेंस यहाँ येलो है और पॉट कलर में ग्रीन है, तो ये प्लीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया जाए, जैसे कि हमने ले लिया कि प्लांट की हाइट टॉल है कि डॉफ है, तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर की हाइट से रिलेटेड है, तो इन दोनों में जब हम क्रॉस कराएंगे तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम वहाँ पे 2 कैरेक्टर देते हैं कि टॉल भी है और येलो सीड है, तो वो हुआ डाइहाइब्रिड क्रॉस। नाउ फिनोटाइपिक रेशियोज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड का क्या होता है, डाइहाइब्रिड का क्या होता है, तो ये ध्यान रखना। ये टर्म्स हम लोग ने पढ़ लिए। अब आते हैं मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए थे। देखो 3 लॉ दिए थे और इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। पहला आता है मेंडल ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ऑफ डोमिनेंस में ये बताता है कि अगर हम एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ले रहे तो उसमें से एक खुद को एक्सप्रेस करेगा, मतलब एक डोमिनेंट रहेगा और एक रिसेसिव रहेगा। ठीक है, तो जो सप्रेस्ड हो जाता है उसको रिसेसिव कहते हैं और जो एक्सप्रेस्ड होता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अगेन इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आते हैं मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि सेकेंड लॉ था। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इसमें ये कहता है कि जब गैमेट्स बनते हैं ना, जो फैक्टर्स होते हैं जैसे टॉल है, डॉफ है, ये दो हमने कैरेक्टर्स इनका क्रॉस करवाया, गैमेट्स के फॉर्मेशन के वक्त ये फैक्टर्स जो है सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसकी डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी जा चुकी है ना। नेक्स्ट इज मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये यहाँ पे डाइहाइब्रिड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कहता है जो मेंबर्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट करते हैं, मतलब कि ये बताता है कि कैसे जीन्स जो है इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो जो तीनों लॉज में सिर्फ यही लॉ है जो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, बाकी दोनों जो है इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो मोनोहाइब्रिड के लिए है। ठीक,
आते हैं म्यूटेशन। इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जा चुकी है। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन जीन्स या क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस। अब जैसे कि कोरोना वायरस में ये पहले न्यूज़ आ रही थी कि म्यूटेट हो गया है, चेंज हो गया है, तो उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। अब एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं, देखो आरबीसीज क्या होता है? बाइकॉन्केव शेप होता है उनका, लेकिन वो सिकल शेप्ड के हो जाते हैं। क्या होता है? जिस औजार से घास काटी जाती है उसको हम सिकल कहते हैं, तो उसके शेप की तरह आरबीसीज हो जाता है। अब इससे क्या होगा? देखो आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्पफुल रहता है, तो जब आरबीसीज का साइज ही कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, तो ये एक ब्लड डिजीज होती है दैट इज कॉज बाय अ जीन म्यूटेशन। ठीक है, सिकल शेप्ड आरबीसीज बनने लगती हैं। फिर आते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से हमारी बॉडी में जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं या जीन्स होते हैं उसमें चेंजेस आने लगते हैं, इसलिए कहा जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के पास जाना खतरनाक होता है। फिर आते हैं एल्बाइनिज्म। एल्बाइनिज्म कुछ लोगों का आपने देखा होगा पूरे एकदम सफ़ेद रहते हैं, एकदम उनमें कोई पिगमेंटेशन नहीं होता, तो दैट इज़ एल्बाइनिज्म। इट इज़ अ लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, मतलब आईब्रो भी सफ़ेद रहेगी, लैशेस भी सफ़ेद रहेंगे, तो वो एल्बाइनिज्म है। ठीक। So this was a chapter genetics. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel for more updates.